हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए ओवरऑल इस क्लास 12th में आपने क्या क्या पढ़ा? अभी तक आप फिनोमिना रिलेटेड टू चार्जेस ही स्टडी कर रहे हैं। चार्जेस में सबसे पहला टॉपिक आपने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें आपने स्टडी किया फिनोमिना रिलेटेड टू चार्जेस एट रेस्ट। उसके बाद सेकेंड, अगर चार्जेस मोशन में आते हैं तो दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम ये स्टडी करते हैं फिनोमिना रिलेटेड टू चार्जेस इन मोशन, दैट इज कॉल्ड एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिर हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा। फिर हमने उसके बाद ये देखा, इससे पहले हमने पढ़ा था स्टैटिक चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करते हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि जो मूविंग चार्जेस हैं वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं। तो अभी तक हमने मूविंग चार्जेस या करंट की हेल्प से हमने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया। अब हम इस चैप्टर में स्टडी करने जा रहे हैं हम मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से करंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से हम करंट कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो ये हम इस चैप्टर में स्टडी करने जा रहे हैं। तो हमारा टॉपिक जो है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड कैसे किया जा सकता है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए हमने कुछ वहां पे फैराडे के एक्सपेरिमेंट्स पढ़े। उन सभी एक्सपेरिमेंट से एक रिजल्ट निकल के आया जिसको हमने समराइज किया इन दो लॉज की टर्म्स में। तो ये जो फैराडे के दो लॉज हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, फैराडेज लॉज ऑफ EMI, EMI stands for electromagnetic induction, Faraday's laws of electromagnetic induction। तो यहां हमने फैराडे के दो लॉ स्टडी किए। इन दो लॉज में से पहला लॉ जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन है, इस फिनोमिना को एक्सप्लेन कर रहा है कि ये फिनोमिना क्या चीज है। तो दूसरा लॉ कितना EMF इंड्यूस होगा उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको देगा। तो लॉज पे चलने से पहले मैं शॉर्टकट में दोबारा डिस्कस कर लेता हूं जिन बच्चों को जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा। देखिए फैराडे ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। उसने कॉइल ली, एक सोलेनॉइड लिया, इस सोलेनॉइड के एंड्स के अक्रॉस एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया, एक बार मैग्नेट लिया, बार मैग्नेट को लेकर इस सोलेनॉइड की तरफ बढ़े। तो क्या देखा, जब ये बार मैग्नेट को लेकर सोलेनॉइड की तरफ बढ़ रहे थे तो नीचे जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब इस सोलेनॉइड में से करंट फ्लो कर रहा है, और करंट तभी फ्लो कर सकता था जब एक EMF इंड्यूस होता है इसके एंड्स के अक्रॉस। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब तक हम मैग्नेट को पास लेकर जा रहे थे, जब तक ये मोशन में था मैग्नेट, तब तक इस कॉइल के दोनों एंड्स के अक्रॉस एक EMF इंड्यूस हो रहा है, इसमें से एक करंट फ्लो कर रहा है जो कि गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन ने इंडिकेट किया। फिर हमने एक चीज और ऑब्जर्व की, हम मैग्नेट का नॉर्थ पोल पास लेकर आए तो मान लीजिए गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दे रहा है टुवर्ड्स राइट। आपको पता होगा अगर आपने लैब में गैल्वेनोमीटर देखा है, उसका जीरो सेंटर पे होता है और वो दोनों साइड डिफ्लेक्शन दे सकता है। अगर करंट की डायरेक्शन बदलेगी तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है। तो पहले हम नॉर्थ पोल को पास लेकर गए तो हमने देखा गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दी टुवर्ड्स राइट। फिर हम नॉर्थ पोल को दूर लेकर गए तो हमने देखा अब भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रही है, दैट इज टुवर्ड्स लेफ्ट। लेकिन कितना भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट पास लाके अगर मैं रख दूं तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। तो इससे यह चीज समझ आई, वेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन। पहली बार हमने मैग्नेट को मूव करके देखा, नॉर्थ पोल पास आ रहा था, डिफ्लेक्शन एक डायरेक्शन में थी, नॉर्थ पोल दूर जा रहा था, डिफ्लेक्शन दूसरी डायरेक्शन में थी। फिर हम साउथ पोल को पास लेकर आए तो अगर नॉर्थ पोल पास लाने पे डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स राइट थी तो साउथ पोल को पास लाने पे भी डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट हो गई। मतलब पोल बदलने पे भी डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई, करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई, और नेचर ऑफ मोशन बदलने में भी, पहले मैग्नेट अप्रोच कर रहा था, अगर आप दूर जा रहा है तो भी डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन ऑपोजिट हो रही है, मतलब करंट की डायरेक्शन बदल रही है। अगली बार मैग्नेट को फिक्स कर दिया और कॉइल को मूव करके देखा तो तब भी यही फिनोमिना देखने को मिला। जब तक कॉइल मैग्नेट के करीब जा रही थी तब तक यहां गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, जब कॉइल दूर लेके जा रहे हैं तब भी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। लेकिन जब कॉइल यहां पे स्टैटिक है तब कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रही। जब कॉइल पास आ रही है और दूसरी बार जब कॉइल दूर जा रही है, दोनों केसेस में डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट थी, ठीक है।
तो इसी फिनोमिना को हमने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये जो इस कॉइल के दोनों एंड्स के अक्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो पहले हमने ये कहा व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन अ मैग्नेट एंड अ कॉइल, ये मैग्नेट चाहे मैग्नेट मूव करो, चाहे कॉइल को मूव करो, चाहे दोनों को मूव करो, बट इस तरह से मूव ना करना कि इनका रिलेटिव मोशन जीरो हो। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से ट्रेवल करेंगे तो रिलेटिव मोशन कितना हो जाएगा, जीरो। तब नहीं, अगर रिलेटिव मोशन है एक कॉइल और मैग्नेट के बीच में, तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि कॉइल के दोनों एंड्स के अक्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। कॉइल में से अगर सर्किट क्लोज्ड, अगर कॉइल के एंड्स क्लोज्ड हैं, तो इसमें से करंट भी फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पहले हमने ये देखा। नेक्स्ट टाइम क्या देखा गया, अब ये जो मैग्नेट था, मैग्नेट की जगह पे हमने एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड ले लिया। एक सोलेनॉइड तो था जिसके क्रॉस, एक कॉइल के क्रॉस हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया। अब हमने दूसरी कॉइल ली, हां, दूसरी कॉइल के क्रॉस बैटरी कनेक्ट कर दी, मतलब करंट कैरिंग कॉइल, या ऐसा कहिए करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो एनीवे करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज वेरी मच इक्विवेलेंट टू अ बार मैग्नेट। ये आपने पढ़ा पिछले चैप्टर में। उसका मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल एक बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड जैसा होता है। तो वहां पर भी देखा, इस कॉइल के क्रॉस गैल्वेनोमीटर, इसके क्रॉस बैटरी, मतलब करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो इसको भी जब इधर लेके गए, इधर लेके गए, वैसा ही फिनोमिना देखने को मिला जैसा हम मैग्नेट को जब पास और दूर लेके जा रहे थे। दूसरी बार हमने इसको फिक्स रखा, गैल्वेनोमीटर वाली कॉइल को पास और दूर करके देखा, तो भी वैसे ही रिजल्ट्स हमें देखने को मिले। तो अब हम ये नहीं कह सकते थे रिलेटिव मोशन बिटवीन अ मैग्नेट एंड अ कॉइल। हाँ, अब ये जरूर कह सकते थे whenever there is a relative motion between source of magnetic field and the coil। तो क्या होता है, कॉइल के दोनों एंड्स के अक्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, कॉइल में से एक करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहां तक क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो just अब अगली बार क्या देखा गया, अब हमने रिलेटिव मोशन नहीं दिया। अभी तक हम इस फिनोमिना को एक्सप्लेन कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव मोशन, वेदर बिटवीन अ मैग्नेट एंड अ कॉइल और अ करंट कैरिंग कॉइल एंड अनदर कॉइल। अभी तक रिलेटिव मोशन के टर्म्स में हम इसको एक्सप्लेन कर रहे थे। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें कोई रिलेटिव मोशन नहीं था। दो कॉइल्स रखी, एक कॉइल के क्रॉस वैसे ही गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया, दूसरी कॉइल के क्रॉस बैटरी तो कनेक्ट की वाया की, बीच में की कनेक्ट कर दी। तो अब लेकिन कॉइल्स को बिल्कुल आमने सामने रखा और अब हमने सर्किट को स्विच ऑन किया। हमने क्या देखा, जैसे ही हमने सर्किट स्विच ऑन किया, एक मोमेंटरी डिफ्लेक्शन आई गैल्वेनोमीटर, मोमेंटरी डिफ्लेक्शन, वापस जीरो। नीडल थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हुई, नीडल वापस जीरो पे आ गई। मोमेंटरी डिफ्लेक्शन आई कब, जैसे ही इसके पड़ोस में रखी हुई इसकी नेबरिंग कॉइल में हमने सर्किट को ऑन किया, स्विच ऑन किया, इसमें करंट फ्लो करने लगा, तो इसमें भी एक मोमेंटरी डिफ्लेक्शन आई। लेकिन उसके बाद इसमें करंट फ्लो कर रहा है, उसके बाद कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। जिस मोमेंट पे हमने स्विच ऑन किया, बस थोड़ी देर के लिए डिफ्लेक्शन आई, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए। फिर हमने स्विच ऑफ किया, जब स्विच ऑफ किया तब भी एक मोमेंटरी डिफ्लेक्शन आई, लेकिन अब डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन ऑपोजिट थी। अगर स्विच ऑन करने पे इधर को डिफ्लेक्शन दी नीडल ने, स्विच ऑफ करने पे इधर को, मतलब करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई। तो अब तो कोई रिलेटिव मोशन नहीं था। अब सर्किट को स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने की मोमेंट पे फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए करंट की डिफ्लेक्शन आ रही है, और दोनों केसेस में करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, डिफ्लेक्शन ऑपोजिट है। कौन से दोनों केसेस, जब आपने स्विच ऑन किया और दूसरी बार जब स्विच ऑफ किया, की रिलीज की, और पहला जब की प्लग इन की। तो अब हम रिलेटिव मोशन की टर्म्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हमने इसको कैसे एक्सप्लेन किया, अब हमने एक्सप्लेन किया whenever magnetic flux linked with a coil, whenever magnetic flux linked with a coil changes with time। भाई कॉइल का फ्लक्स बदलना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैग्नेट लेके आ रहे हैं, दूसरी करंट कैरिंग कॉइल लेकर आ रहे हैं,
या आप इसके पड़ोस में रखी कॉइल में करंट को स्विच ऑन कर रहे हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता कि ये चेंज किस वजह से आ रही है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस कॉइल के दोनों एंड्स के अक्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और अगर सर्किट क्लोज्ड हुआ तो करंट फ्लो करेगा, लेकिन कब फ्लो करेगा? जब तक इस कॉइल का फ्लक्स बदल रहा होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। Whenever magnetic flux linked with a coil changes with time, an EMF is induced across its ends, which lasts as long as the change is there. ये EMF तब तक रहेगा जब तक फ्लक्स बदल रहा है। बहुत ज्यादा फ्लक्स होगा तो ऐसा नहीं ज्यादा ईएमएफ होगा, या कम फ्लक्स होगा तो कम ईएमएफ, कोई फर्क, फ्लक्स के ज्यादा हो या कम होने से कोई मतलब नहीं है। फ्लक्स शुड बी चेंजिंग विद टाइम। किसी भी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स अगर टाइम के साथ बदलेगा तो फॉर श्योर इसके दोनों एंड्स के अक्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस हो चुका होगा। ईएमएफ इंड्यूस होने का मतलब अब ये कॉइल एक बैटरी की तरह बिहेव कर रही है। बैटरी का क्या काम है? ईएमएफ प्रोड्यूस करना। और अगर कॉइल के दोनों एंड्स को आपने क्लोज कर दिया तो सर्किट क्लोज होते ही इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। सो फिर से बोल रहा हूं, whenever magnetic flux linked with the coil changes with time, an EMF is induced across its ends, which lasts as long as the change is there. जब तक फ्लक्स बदलता रहेगा तब तक EMF इंड्यूस होता रहेगा। हाँ, चेंज इन फ्लक्स का नेचर बदल गया। मान लो कभी इंक्रीज कर रहा था तो ईएमएफ ऐसा इंड्यूस हुआ कि इस एंड पे पॉजिटिव चार्ज और इस एंड पे नेगेटिव इंड्यूस हो रहा है। ये पॉजिटिव एंड है, ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल, जब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था। अगर कॉइल का फ्लक्स डिक्रीज हुआ तो पहले जहां पे पॉजिटिव पोलैरिटी थी अब वहां नेगेटिव होगी, और नेगेटिव की जगह पे पॉजिटिव होगी। चेंज का नेचर बदलते ही ईएमएफ की पोलैरिटी बदल जाएगी, और अगर सर्किट क्लोज्ड है तो करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी। बट इंपॉर्टेंट है, फ्लक्स शुड बी चेंजिंग विद टाइम। देखो, पहले बार मैग्नेट ला रहे थे तो मैग्नेट के पोल के पास फील्ड लाइंस कंसंट्रेटेड होती हैं, यहां से बाहर निकलती हैं, फिर फैल के घूम के आती है ना। तो जैसे पोल के पास लाइन ज्यादा कंसंट्रेटेड होंगी, जैसे दूर जाओगे तो लाइंस फैल चुकी होंगी। तो पहले ये पोल दूर था तो कम लाइंस इसको क्रॉस कर रही थी, जैसे ही पोल पास लाए तो ज्यादा लाइंस क्रॉस कर रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहे हैं। या पोल को दूर लेकर जा रहे हैं तो फ्लक्स कम हो रहा है। दूसरी करंट कैरिंग कॉइल को भी जब पास या दूर लेकर गए तो सेम फिनोमिना देखने को मिला। और तीसरे केस में जब हमने वो सर्किट को स्विच ऑन और ऑफ किया, तो देखिए बेटा, अगर आपने एक बैटरी के दोनों एंड्स के क्रॉस एक कॉइल के दोनों एंड्स के क्रॉस एक बैटरी कनेक्ट की है, अब आपने स्विच ऑन किया तो कॉइल से कितना करंट फ्लो करेगा? कॉइल के क्रॉस बैटरी कनेक्ट कर दी, कॉइल में से कितना करंट फ्लो करेगा ये डिपेंड करेगा एक तो कॉइल की रेजिस्टेंस पे, और दूसरा कितना पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया, है ना। कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, और दूसरा इस कॉइल की रेजिस्टेंस कितनी है। मान लीजिए आपने बैटरी कनेक्ट कर दी, लेट्स टेक एन आर्बिट्रेरी एग्जांपल। आपने बैटरी कनेक्ट कर दी 12 वोल्ट की, कॉइल की रेजिस्टेंस है 2 ओम, 12 वोल्ट 2 ओम, तो करंट कितना आना चाहिए? 6 एम्पेयर। तो जैसे ही आप सर्किट स्विच ऑन करोगे तो इस कॉइल में से करंट फ्लो करना चाहिए 6 एम्पेयर का। लेकिन पहले कितना है? 0। स्विच ऑन किया, अब 0 से 6 तक जाने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना, थोड़ा टाइम लैप्स तो होगा, चाहे वो टाइम लैप्स फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड का हो, मगर कुछ ना कुछ टाइम लैप्स तो होगा ना। तो जब करंट 0 से पीक वैल्यू की ओर जा रहा है, जैसे आपने स्विच ऑन किया, करंट 0 से पीक वैल्यू की ओर जाएगा, इसमें कुछ मोमेंट्स लगेंगी, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड लगेगी। तो जैसे करंट ग्रो कर रहा है तो इसके अंदर से चलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर ग्रो कर रहा होगा कि नहीं, और वही फील्ड लाइंस इस कॉइल में से भी पास कर रही हैं। तो जब आप स्विच ऑन किया तो मोमेंटरली थोड़ी देर के लिए इसमें करंट ग्रो कर रहा था, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ रही थी, तो इसका फ्लक्स बढ़ रहा था। फ्लक्स बढ़ रहा था तो इसने भी डिफ्लेक्शन शो की यहां गैल्वेनोमीटर ने, मतलब ईएमएफ इंड्यूस हुआ और करंट फ्लो करने लगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये बेटा? ये क्लियर हुआ सबको? यस सर। स्विच ऑफ करने Yes, पे sir. फ्लक्स कम हो रहा होगा। तो ये था फंडामेंटल फिनोमेना। ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे जो मैंने वीडियो में डिस्कस किए हैं, आप लोग देख लीजिएगा जिन्होंने मिस किया वीडियो। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब फैराडे के 2 लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या क्या है? पहला लॉ बेटा ये वही है जो मैंने बार बार बोला, व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल चेंजेस विद टाइम,
an EMF is induced across its ends which lasts as long as the change is there. I repeat, whenever magnetic flux linked with a coil changes with time, an EMF is induced across its ends which lasts as long as the change is there. ठीक है, तो ये था फैराडे का पहला लॉ. फिर हम आए फैराडे के दूसरे लॉ पे. सेकेंड लॉ ने बताया जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो न्यूमेरिकली इक्वल होगा डी फाई अपॉन डी टी के. वैसे लॉ में कई बुक्स में ये भी लिखा होगा प्रोपोर्शनल है. एनीवे अगर प्रोपोर्शनल भी कहते हैं तो इस केस में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी 1 है. अब कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट, ये इस पे डिपेंड करेगा, फ्लक्स पे नहीं. रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम. फ्लक्स जल्दी जल्दी बदल रहा है कि धीरे. अगर आप इसी मैग्नेट को धीरे धीरे पास लेकर आ रहे हैं तो आप देख रहे हैं 2-3 यूनिट्स के 2-3 डिविजन्स की डिफ्लेक्शन दे रहा होगा गैल्वेनोमीटर. इसी मैग्नेट को बड़ी स्पीड से पास लेकर आओ तो आप देखोगे बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा, ज्यादा करंट फ्लो करेगा, क्योंकि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो इस चीज पे डिपेंड कर रहा है कितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, डी फाई अपॉन डी टी. अब यहां से लेके जब मैग्नेट को यहां तक लाओगे चेंज इन फ्लक्स तो फिक्स्ड है, लेकिन अगर धीरे धीरे लाओगे टाइम ज्यादा है तो रेट ऑफ चेंज कम हो गया. अचानक से ले आए तो रेट ऑफ चेंज बढ़ गया, रेट ऑफ चेंज बढ़ गया तो ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस हो गया, ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो ज्यादा करंट फ्लो किया, ज्यादा करंट फ्लो किया तो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन ज्यादा दी. तो सेकेंड लॉ है E इज न्यूमेरिकली इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी. हाँ, यहां पर हम एक साइन नेगेटिव भी यूज करते हैं. ठीक है, तो ये था हमारा सेकेंड लॉ. और ये फंडामेंटल पहला मैथमेटिकल फॉर्मूला पढ़ रहे हैं आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चैप्टर में. ठीक है, चलिए अब उसके बाद एक लॉ पढ़ा आप लोगों ने विच इज कॉल्ड एज लेंज लॉ. लेंज लॉ, ये लेंज लॉ क्या है? लेंज लॉ इस नेगेटिव साइन की सिग्निफिकेंस आपको बता रहा है कि ये नेगेटिव साइन क्यों लगाया हमने. तो लेंज लॉ क्या कहता है? लेंज लॉ कहता है या तो आप ईएमएफ की बात करेंगे तो पोलैरिटी बोलेंगे, कौन सा पॉजिटिव एंड है कौन सा नेगेटिव. पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहिए, पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. और अगर इंड्यूस्ड करंट की बात करेंगे तो फिर हम डायरेक्शन बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट is such that it always oppose the change responsible for its production. is such that, और इसी पार्ट में गड़बड़ हुई होगी जिन बच्चों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ. अगर उन्होंने ये पार्ट वीडियो का अच्छे से समझा होता. मैं बार बार कहता हूं बेटा, अरे बेटा ऐसे तो हम 1.5 घंटे की क्लास लेते हैं जब ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, तो क्या आप 1 घंटे का वीडियो देख नहीं सकते? हालांकि 1 घंटे कुछ ही वीडियोस टच कर रहे हैं, 1 घंटे को 40-50 मिनट्स के वीडियोस होते हैं. अब आप फिजिक्स में अगर उम्मीद करें कि मैं 50 मिनट से भी कम वीडियो बनाऊं और आपको कंसेप्ट भी सारे क्लियर हो जाए और आप फिजिक्स में मास्टर हो जाओ, तो बहुत बड़ी गड़बड़ है. यू मस्ट हैव द एबिलिटी टू कंसंट्रेट फॉर न्यूमरस आवर्स, बट एटलीस्ट 1 घंटा तो आप कंसंट्रेट करके देखें. चलिए, लेंज लॉ कहता है पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट ऑलवेज अपोज किसको? इट ऑलवेज अपोज द चेंज या कॉज चेंज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन. जिस चेंज की वजह से इज चेंज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन. तो इस ईएमएफ को पैदा करने के लिए कोई ना कोई चेंज आपने लाई थी. हमने सभी केसेस में देखा कुछ ना कुछ, कोई ना कोई एक एक्ट हम कर रहे थे, बार मैग्नेट पास ला रहे थे, अल्टीमेटली तो चेंज इन फ्लक्स है. तो वो जो चेंज इन फ्लक्स, आप ऐसा कह लो, उस चेंज इन फ्लक्स को अपोज करने वाला ईएमएफ पैदा होगा. ईएमएफ की पोलैरिटी कुछ ऐसी होगी कि जिस चेंज की वजह से ये ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ये हमेशा उसको अपोज करने वाली पोलैरिटी होगी. या ऐसा बोलो, अगर इंड्यूस्ड करंट की बात करें तो उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी जिस चेंज की वजह से वो पैदा हुआ है, उस चेंज को हमेशा अपोज करेगा. कैसे, मैं अभी डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं. और लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन, या ऐसा कहो लेंज लॉ फॉलोज, लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन कहिए, या ऐसा कहिए लेंज लॉ फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी.
अगर लेंस लॉ ओबे ना होता, अगर कुछ अलग होता, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट हो जाता। कैसे, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। सो लेंस लॉ किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंस लॉ इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बेटा लेंस लॉ दिमाग में बैठा थोड़ा? अभी एग्जांपल के साथ क्लियर करता हूं, जितना बताया वो क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. नेगेटिव साइन की सिग्निफिकेंस, ओके। नेक्स्ट बेटा, अब ये क्या कहता है लेंस लॉ? तो लेंस लॉ ने क्या दिया कि पोलैरिटी ऐसी होगी, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की या इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी जो चेंज इसको पैदा कर रही है उस चेंज को अपोज करेगी। कैसे? अभी सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था, कॉइल के पास एक मैग्नेट लेकर आ रहे हैं। मान लीजिए मैग्नेट का नॉर्थ पोल लेकर आप कॉइल की तरफ बढ़ रहे हो। ये नॉर्थ पोल है बार मैग्नेट का, इसको लेके इधर आ रहे हैं। तो चेंज फंडामेंटली तो चेंज इन फ्लक्स है। एनीवे अगर आप चेंज इन फ्लक्स नहीं भी पूरा चेंज इन फ्लक्स को जज करना आगे, लेकिन पहले बेसिक एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका, बाहर से देखने में चेंज क्या दिख रही है? नॉर्थ पोल इज मूविंग क्लोजर। क्या दिख रहा है? नॉर्थ पोल इज मूविंग क्लोजर टू द कॉइल। चेंज इज नॉर्थ पोल इज मूविंग क्लोजर टू द कॉइल। तो क्या कहा? उसको चेंज को अपोज करना है। ऐसा करंट आएगा चेंज को अपोज कराएगा। चेंज को अपोज कराएगा मतलब नॉर्थ पोल को दूर धक्का देने की कोशिश करेगा। नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो इसको दूर धक्का देने की कोशिश करेगा। और अगर नॉर्थ पोल को दूर लेके जा रहे हो तो ऐसा करंट इंड्यूस होगा या ऐसा ईएमएफ आएगा कि वो इसके नॉर्थ पोल को पास खींचने की कोशिश करेगा। कैसे? अगर नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो नॉर्थ पोल को दूर भेजना, अपोज करना है, तो यहां नॉर्थ पोल इंड्यूस हो जाएगा। यहां नॉर्थ पोल, हम नॉर्थ को पास ला रहे हैं लेकिन कॉइल की टेंडेंसी है नॉर्थ को दूर भेजे, तो यहां पे एक नॉर्थ पोल इंड्यूस होगा। और पिछले चैप्टर में एंड रूल में मैंने आपको बताया था, अगर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो तो कॉइल के उस एंड पे नॉर्थ पोल आता है, और अगर करंट की डायरेक्शन इस फेस में क्लॉकवाइज हो तो वहां पे साउथ पोल आता है। तो नॉर्थ को पास ला रहे हैं तो यहां नॉर्थ इंड्यूस होगा, मतलब करंट की डायरेक्शन क्या हो जानी चाहिए? यस, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। स्पीक अप। मैं नॉर्थ पोल को पास लेकर आ रहा हूं, यहां पे नॉर्थ पोल इंड्यूस हो रहा है। Sir, clockwise. नहीं बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। Sir, oppose करेंगे. आपके सामने लिखा मैंने नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज। एन के टर्मिनल्स को कर्ल करके देखो, एस के टर्मिनल्स पे एरो लगा हुआ, आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। तो इसका मतलब इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी इसमें? एंटी क्लॉकवाइज। इज इट क्लियर? Yes, sir. और अगर नॉर्थ पोल को दूर लेके जा रहे हो तो ऐसा करंट इंड्यूस होगा, इस कॉइल की टेंडेंसी होगी कि नॉर्थ पोल को पास खींचे। पास खींचना मतलब यहां पे साउथ पोल इंड्यूस होगा, यहां पर साउथ, और साउथ इंड्यूस होने का मतलब करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज। तो इस तरह से हम करंट की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ आई ये चेंज? Yes, sir. इसके सिवाय मैंने और बड़े अलग अलग तरीके इसमें डिस्कस किए थे वीडियो में, कि जैसे मान लीजिए जरूरी नहीं फ्लक्स इस तरह से चेंज हो, फ्लक्स अलग अलग तरीके से चेंज हो सकता है। और एनसीईआरटी में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं। मान लीजिए यहाँ पे स्पेस के अंदर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है विच इज डायरेक्टेड नॉर्मली इनवर्ड्स इनटू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड, क्योंकि नॉर्मली इनवर्ड्स एक मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड है। अगर आप किसी कॉइल को फील्ड रीजन के बाहर से, अब मैं वो सारी डिटेल नहीं डिस्कस करूंगा, मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूं डायरेक्टली, तो इसलिए वीडियो जरूर देखिएगा, मिस नहीं करना। तो इसको अगर मैं ड्रैग करके अंदर लेके आ रहा हूं, जब ये बाहर है तो फ्लक्स जीरो है, तो धीरे धीरे जब तक ये कॉइल बीच में एंटर कर रही होगी तो तब तक इसका फ्लक्स बढ़ रहा है। जब पूरी तरह से अंदर आ जाएगी फिर इसका फ्लक्स कांस्टेंट हो गया। और अगर ऐसे ड्रैग करते हुए बाद में इसको मैं यहां से बाहर लेना शुरू कर देता हूं तो फिर से इसका फ्लक्स डिक्रीज हो रहा होगा। तो जब तक ये कॉइल बाहर से अंदर जा रही है, बाहर से अंदर आ रही है, तब तक इसका फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, और जब ये अंदर घूम रही है तब इसका फ्लक्स कांस्टेंट है, और जब अंदर से बाहर आ रही है फील्ड रीजन से फिर से इसका फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। तो इस केस में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसका ग्राफ ऐसा होगा, पहले कांस्टेंट ईएमएफ, फिर जीरो, फिर कांस्टेंट ईएमएफ बट ऑपोजिट पोलैरिटी। हाँ, यहाँ नेगेटिव की जगह पे, इसकी जगह पे आप नेगेटिव साइकिल और इसकी जगह पे आप पॉजिटिव भी शो कर सकते थे,
बट अल्टीमेटली बात यह है कि दोनों केसेस में पोलैरिटी और डायरेक्शन ऑफ करंट एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, जब ये बाहर से फील्ड रीजन के अंदर आ रही है कॉइल, और दूसरी बात जब फील्ड रीजन के अंदर से बाहर आ रही है। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां पे कॉइल है जो इस तरह से मैंने रखी है, इसको चारों तरफ से खींचा मैंने, इसको खींचने के बाद इसकी शेप हो गई कुछ ऐसी सर्कुलर, शेप बदली बस, तो क्या इसका फ्लक्स बढ़ा या कम हुआ? बेटा रिप्लाई किया करो जल्दी, कुछ पूछता हूं, और मेरे लिए फायदा नहीं है, आपके लिए फायदा, मेरा तो नुकसान है, मेरा तो टाइम है। हाँ, इसका फ्लक्स बढ़ा या कम हुआ? सर बढ़ गया। बढ़ गया, तो पक्की बात है ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा, और चूंकि कॉइल क्लोज्ड है तो करंट भी फ्लो हुआ होगा। अब हमें करंट की डायरेक्शंस प्रिडिक्ट करनी, तो मैं ये बता रहा था फ्लक्स बदलने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है यहां पर आपने एक सर्कुलर कॉइल रखी, अब इसके प्लेन को अगर आप रोटेट कर दें 90 डिग्री से, तो अभी इसका फ्लक्स हाईएस्ट था, क्योंकि इलेक्ट्रो, हालांकि मैग्नेटिज्म में मैंने फ्लक्स में ज्यादा डिस्कशंस नहीं की हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था। तो ठीक वैसे ही यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स फाई मैग्नेटिक क्या होना चाहिए, बी ए कॉस थीटा, वहां पे ई ए कॉस थीटा था, यहां बी ए कॉस थीटा। हाँ, थीटा एंगल एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच में होगा, एरिया के बीच में नहीं, एरिया वेक्टर। एनीवे एरिया वेक्टर होता है नॉर्मल टू द एरिया। तो पहले कॉइल ऐसे थी, फील्ड लाइन जिसके परपेंडिकुलर थी, फ्लक्स हाईएस्ट होगा बी इंटू ए। अचानक कॉइल को 90 डिग्री से आपने टर्न कर दिया, अब फील्ड लाइंस पैरेलल टू प्लेन पास कर रही हैं, और फील्ड लाइंस जब पैरेलल टू प्लेन पास करती हैं तो कितना फ्लक्स हो जाता है? जीरो। वेरी गुड, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से फ्लक्स बदला जा सकता है। एनीवे, अभी जो मैंने एग्जांपल दी, लेंस लॉ अप्लाई किया, वो बार मैग्नेट वाले एक ही केस में अप्लाई किया। वहां तो आप देख रहे हैं नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो नॉर्थ इंड्यूस होना चाहिए, साउथ पास आ रहा है तो साउथ इंड्यूस होना चाहिए। लेकिन अगर मैग्नेट है ही नहीं, अगर इस तरह की चेंजेस जो मैंने यहां बोर्ड पे शो की हैं, तो भी तो आपको डायरेक्शन प्रिडिक्ट करनी है। तो कैसे करनी है, आप ध्यान से सुनो। पहले इमेजिन वन फेस ऑफ द कॉइल, ट्राई टू सी वन फेस ऑफ द कॉइल, वन फेस, कोई एक फेस जो आपको दिख रहा है, इमेजिन वन फेस। उसमें देखो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो एंटर कर रही हैं या एमर्ज कर रही हैं। और कई बार बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं, वो एंटर या एमर्ज देखते हैं और फटाफट जल्दबाजी में डायरेक्शन प्रिडिक्ट करते हैं। अभी डायरेक्शन प्रिडिक्ट नहीं करनी, पहले देखो लाइंस एंटर कर रही हैं या एमर्ज कर रही हैं, जो फेस आप देख रहे हैं। फिर देखो नंबर ऑफ लाइंस, चाहे एंटर कर रही हो चाहे एमर्ज कर रही हो, वेदर दीज लाइंस इंक्रीज और डिक्रीज विद टाइम, इंक्रीज और डिक्रीज, वक्त बदलने के साथ साथ ये नंबर ऑफ लाइंस बढ़ रहा है कि नंबर ऑफ लाइंस कम हो रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, फिर आप डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर पाओगे। कैसे? मान लीजिए कोई कॉइल का फेस आपने देखा, इसमें लाइंस एंटर कर रही हैं और चेंज कुछ ऐसी है, जैसे ये इस केस में कॉइल का एरिया बदला, लाइंस एंटर कर रही थी और नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग बढ़ रहा है। हमने चेंज जो किया, हमने कॉइल का एरिया बढ़ाया। जब कॉइल का एरिया बढ़ाया, पहले मान लो 10 लाइंस क्रॉस कर रही थी, अब 100 लाइंस इसको क्रॉस कर रही हैं, तो इसका फ्लक्स बढ़ रहा है। तो पहले आपने चेक किया, एक फेस देखा, इस फेस में ये देखा कि लाइंस एंटर कर रही हैं कि एमर्ज कर रही हैं, आपको पता चल गया लाइंस एंटर कर रही हैं। अब आपने नंबर ऑफ लाइंस देखा, बढ़ गई। अगर बढ़ गई तो क्या कराना है, लेंस लॉ कहता है अपोज करना है, तो लाइंस कम होनी चाहिए। लाइंस बढ़ रही है, नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग बढ़ रही है, तो कम करनी है। भाई जो तो बढ़ गई वो तो बढ़ गई, उनको कम कैसे करोगे? तो अब क्या करोगे, इसके बदले में कुछ लाइंस बाहर निकाल दोगे। तो इसमें ऐसा करंट इंड्यूस होगा कि लाइंस बाहर निकाल रहा होगा, और लाइंस बाहर निकालने का मतलब क्या हुआ कि यहां पे नॉर्थ पोल है, क्योंकि लाइंस किस पोल से बाहर आती है, नॉर्थ पोल से, तो फॉर श्योर यहां पे कौन सा पोल इंड्यूस हुआ होगा, नॉर्थ पोल। और अगर नॉर्थ पोल इंड्यूस हुआ तो इस कॉइल में यहां करंट की डायरेक्शन क्या हो जानी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। फिर से देखो, आपने सामने वाला फेस देखा कॉइल का, वहां लाइंस एंटर कर रही थी, कॉइल का एरिया बढ़ाया, नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो कम करना है। कम करना है तो क्या करना है, एंटरिंग बढ़ रहा है ना, तो कम करने के लिए लाइंस बाहर निकालनी है। लाइंस बाहर तभी निकलेंगे जब यहां नॉर्थ पोल आएगा, और नॉर्थ पोल तभी आएगा जब यहां करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। क्लियर हुआ ये?
Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब जब यहां पे इसी को देखो, नॉर्थ पोल को पास ला रहे थे, नॉर्थ पोल से तो लाइंस बाहर निकल रही थी ना, तो ये इसमें एंटर कर रही थी। जैसे जैसे पोल पास आया, नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग बढ़ने लगी, तो कम करनी है, बाहर निकालनी है, तो नॉर्थ पोल आएगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट। वहां पे भी तो हमने वैसे ही प्रिडिक्ट किया था। तो ये तरीका हर केस में आप अप्लाई कर सकते हो। देखो इस केस में भी जब ये कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल बाहर से अंदर जा रही थी फील्ड रीजन के अंदर, तो इसमें भी सेम केस था, लाइंस एंटर कर रही हैं और नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग बढ़ रहा है, तो इसकी टेंडेंसी होगी कुछ लाइंस बाहर निकाले। ये लाइंस तभी बाहर निकाल पाएंगे जब करंट एंटी क्लॉकवाइज होगी, मतलब नॉर्थ पोल आएगा। और अब जब यही लूप इस फील्ड रीजन से बाहर की ओर जा रहा है, अब इसमें क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस होगा। कैसे? वही लॉजिक जो मैंने बताया अब हम दोबारा लगाएंगे। नहीं तो अब यहां देखो, लूप बाहर से अंदर आ रहा था, तब हमने करंट की डायरेक्शन देख ली, अब अंदर से बाहर जा रहा है, चेंज की नेचर ऑपोजिट होगी, तो पक्की बात है इंड्यूस करंट की डायरेक्शन भी ऑपोजिट होगी। दूसरा, लाइंस एंटर कर रही हैं, जब ये लूप फील्ड रीजन से बाहर जा रहा है, तो नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग बढ़ रही है कि कम हो रही है? जब ये रेक्टेंगुलर लूप फील्ड रीजन से बाहर निकलेगा, तो नंबर ऑफ लाइंस जो इसके कम होगी। फेज से एंटर कर रही थी, वो बढ़ रही होंगी कि कम हो रहा होगा? वो नंबर कम हो रहा होगा। कम हो रहा कम हो होगा। रही तो होगी। अब क्या करना है? अपोज करना है। तो क्या करना है? बढ़ाना है। कम हो रहा नंबर तो बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे? और लाइंस एंटर कराएंगे। अब लाइंस तभी एंटर होंगी जब यहां पे साउथ पोल आएगा, और साउथ पोल तभी आएगा जब करंट की डायरेक्शन, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी? क्लॉकवाइज होगी। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। अब ये रहे बेटा जो मैंने वीडियो में क्वेश्चंस पूछे थे। अब ये मीटिंग खत्म होने का टाइम भी आ गया है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये क्वेश्चंस आप खुद ही अटेम्प्ट करें अभी भी। ठीक है? अब आपने किसी भी केस में यही देखना है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो फेस आप देख रहे हैं, और मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई है वीडियो में। ठीक है? तो ये क्वेश्चंस आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कह रहे थे ये एक्सप्लेन करने के लिए। मैं कोई एक केस एक्सप्लेन करूंगा, बाकी आप खुद करेंगे। जल्दी बोलो कौन सा? Sir, fifth. फिफ्थ। नंबर 5 कहां? 4 5 कौन सा? मुझे दिख नहीं रहा। 1 2 3। Sir, left में वो थोड़ा स्क्रीन ये रोटेशन वाला? नहीं सर, हाँ यही है शायद से। ये वाला? ये वाला? ये तो 4th है। अरे मीटिंग खत्म हो जाएगी, जल्दी बोलो। Sir, rotation वाला ही है। हाँ, रोटेशन उसके वाला। दोनों ये नॉर्थ पोल से यहाँ फील्ड